एक रहस्यमयी कॉल। अध्याय 6। निकोलस का पकड़ा जाना। एलेक्स ने सारी औपचारिकताएं कर दी थी और जो भी रिचर्ड ने बोला था वो भी कर दिया था। वो दूसरी बोट भी उनके कब्जे में आ चुकी थी और बहुत सारा नमक रूपी ड्रग भी उन लोगों ने सीज कर लिया था। एक ही दिन में रिचर्ड ने ड्रग माफिया के 2 बड़े कंसाइनमेंट पकड़ लिए थे और उस रहस्यमय लड़की ने ड्रग माफिया का काफ़ी नुकसान करा दिया था। उसने उनकी पूरी पोल खोल दी थी। रिचर्ड को अब उस लड़की की तलाश थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पुलिस की मदद कर रही थी या कुछ बहुत ही गहरी चाल थी। रिचर्ड को लगा कि उसने जिस लड़की को उस दिन उस बंगले में देखा था उसे उसकी तस्वीर बना लेनी चाहिए। रिचर्ड ने एलेक्स को बोला, एलेक्स, क्या तुम किसी बहुत ही अच्छे स्केच आर्टिस्ट को जानते हो जो मुझे वो एग्जैक्ट तस्वीर बनाकर दे सके जो मेरे मन में है? एलेक्स बोला, वो तो सिर्फ एक ही औरत कर सकती है, मरियाना। रिचर्ड बोला, मरियाना? ये कौन है? एलेक्स बोला, मरियाना साउथ लंदन में एक 60 वर्षीय बूढ़ी औरत है, परंतु वो जिस कारीगरी से अपना काम करती है उसका कोई जवाब ही नहीं है। वो आपके मन में जिस लड़की का विचार है उसे हूबहू कागज पर उतार देगी। रिचर्ड बोला, ठीक है, फिर अभी की अभी मुझे वहाँ ले चलो। एलेक्स बोला, हाँ, हमारा यहाँ काम खत्म हो गया है और हमें वैसे भी लंदन ही जाना है। रिचर्ड बोला, नहीं एलेक्स, हमारा स्कॉटलैंड में काम अभी शुरू हुआ है, हम यहाँ जल्दी ही फिर आएंगे। एलेक्स बोला, मैं कुछ समझा नहीं। रिचर्ड बोला, एलन मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री यही है, मुझे उस पर रेड मारनी है। एलेक्स बोला, परंतु एलन मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री पर रेड का वारंट हमें यहाँ तुलिया लेन कैसल से लेना पड़ेगा। रिचर्ड समझ गया एलेक्स क्या बोलना चाहता था। तुलिया लेन कैसल में स्कॉटलैंड का चीफ पुलिस कांस्टेबल यानी स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी बैठता था और उसके सारे डिप्टी भी वहीं बैठते थे। फोर्ब्स की परमिशन केवल लंदन शहर तक थी और स्कॉटलैंड में सारे अधिकार वहां के पुलिस मुख्यालय तुलिया लेन कैसल के पास थे। रिचर्ड कुछ सोचते हुए बोला, मुझे पता है, और तुलिया लेन कैसल को इन्वॉल्व करना मतलब अपने सर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। उन्हें कुछ भी बात समझने के लिए हफ्तों चाहिए। रिचर्ड और एलेक्स जोर जोर से हंसने लगे। जल्द ही दोनों सिगरेट बोट में बैठकर वापस लंदन के लिए निकल गए। पूरे रास्ते रिचर्ड 2 ही बातें सोचता रहा कि उसे उस रहस्यमय लड़की का स्केच बनवाना है और इस एलन मैन्युफैक्चरिंग पर रेड करनी है। उसके गोडाउन पर रेड करना आसान था क्योंकि वो लंदन में थी। दिक्कत थी तो ये फैक्ट्री जो स्कॉटलैंड में थी। रिचर्ड उसका कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेगा। जब तक रिचर्ड और एलेक्स लंदन पोर्ट पहुंचे तब तक वापस सुबह हो चुकी थी। सुबह के 6 बज रहे थे और सूरज धीरे धीरे अपना प्रकाश चारों ओर फैला चुका था। तकरीबन 16 घंटों की समुद्री यात्रा ने रिचर्ड और एलेक्स को बहुत ज़्यादा थका दिया था। उन्हें इतनी ज़्यादा समुद्री यात्रा की आदत नहीं थी। रिचर्ड ने सिगरेट बोट से उतरते हुए एलेक्स से पूछा, ये सिगरेट बोट किसे वापस करनी है? एलेक्स बोला, आप चिंता मत करो, मेरे आदमी यहीं इसी पोर्ट पर हैं। मैंने उन्हें कहा था जब तक हम वापस नहीं आते वो यहीं रहे, वो लोग देख लेंगे। रिचर्ड बोला, ठीक है, तो चलो फिर सीधे मरियाना के पास। रिचर्ड और एलेक्स जल्द ही लंदन पोर्ट के बाहर पहुंच गए और अत्यधिक थके हुए वो लोग पोर्ट के बाहर पार्क की हुई एलेक्स की वॉक्सहॉल अस्त्रा की तरफ बढ़ने लगे। वो दोनों वॉक्सहॉल अस्त्रा में बैठने ही वाले थे कि रिचर्ड ने एलेक्स को जोर से धक्का दिया और खुद भी नीचे गिर गया। बंदूक की एक गोली तेजी से उनके पास से गुजर गई। रिचर्ड ने एलेक्स को इशारे से दिखाया। लंदन पोर्ट के बाहर वो फोर्ड फिएस्टा उनका इंतजार कर रही थी। एलेक्स बोला, वो कमबख्त यहाँ आ गया, उसकी इतनी हिम्मत? रिचर्ड बोला, हाँ, ये तो गनीमत है, उसकी गाड़ी ऑरेंज रंग की है, सबसे अलग रंग, इसलिए जैसे ही मैंने उसे देखा मैंने तुम्हें नीचे धक्का दे दिया। एलेक्स बोला, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रिचर्ड और एलेक्स दोनों ने ही अपनी अपनी पिस्तौल निकाल ली। जहां एक और रिचर्ड की स्मिथ एंड वेसन 10 उस फोर्ड फिएस्टा के टायर को निशाना बनाने में लगी थी, वहीं एलेक्स की बेरेटा M 1951 उस व्यक्ति को
जो ऑरेंज गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। 3 राउंड फायरिंग हुई और रिचर्ड ने उसके दोनों टायरों को पंचर कर दिया। उधर अपने 3 राउंड फायरिंग में एलेक्स ने उस व्यक्ति के कंधे पर एक गोली दाग दी थी। इन दोनों को दिख गया था कि उस व्यक्ति की पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर गिर गई थी। वो व्यक्ति बेतहाशा दर्द में अपनी फोर्ड फिएस्टा चालू करके भागने लगा, परंतु उन पंचर टायरों के साथ वह ज़्यादा दूर नहीं जा पाया और एलेक्स और रिचर्ड ने अपनी वॉक्सॉल अस्त्रा से उसका पीछा करके उसको पकड़ लिया। एलेक्स ने अपनी वॉक्सॉल अस्त्रा उस फोर्ड फिएस्टा के आगे रोक दी और एलेक्स और रिचर्ड भागकर उस फोर्ड फिएस्टा के ड्राइवर के पास गए। एलेक्स ने सटीक निशाना साधा था। उस आदमी के दाहिने कंधे पर गोली लगी थी और उसका पूरा कंधा फट गया था। बहुत बुरी तरह खून बह रहा था और वो आदमी या तो खून बहने के कारण या फिर पकड़े जाने के भय के कारण बहुत बदहवास लग रहा था। एलेक्स ने उस 5 फुट 5 इंच के हल्के मोटे और घुंघराले बालों वाले व्यक्ति को फोर्ड फिएस्टा से घसीटकर नीचे सड़क पर उतार दिया। एलेक्स उसे पांव से बेतहाशा मारने लगा, तब उसे रिचर्ड ने रोका। वो आदमी अत्यधिक दर्द और पीड़ा में था और रिचर्ड को लगा कहीं वो मर न जाए। रिचर्ड ने उस आदमी की शर्ट की कॉलर पकड़ी और उसे थोड़ा उठाकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? वो आदमी हिचकिचाते हुए बोला, निकोलस। रिचर्ड ने खूंखार स्वर में पूछा, मुझे क्यों मारना चाहते थे? आदमी डरते डरते बोला, पैसे मिले थे आपको मारने के। एलेक्स ने निकोलस के पेट पर फिर लात मारी। निकोलस की चीख निकल गई। रिचर्ड ने हाथ का इशारा किया और बोला, एलेक्स बस काफ़ी है। एलेक्स पास में खड़ा हो गया। रिचर्ड बोला, किसने पैसे दिए थे? निकोलस जोर जोर से कराहने लगा और उसने अपने कंधे को पकड़ लिया। रिचर्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी एलेक्स ने अपने पैर के लेदर बूट की टो से निकोलस के कंधे को दबाया, जिसमें से खून बह रहा था, और बहुत ही बेरहमी से क्रूर अंदाज में बोला, बता, तुझे किसने पैसे दिए थे, वरना मैं तुझे तड़पा तड़पा के मार दूंगा। निकोलस बहुत ज़्यादा चीखने लगा। वो जोर जोर से कराह रहा था। उस बूट की नोक उसके घाव के अंदर घुस रही थी और शायद अंदर जो गोली अटकी हुई थी उसे अंदर पुश कर रही थी। रिचर्ड कुछ बोलने वाला था जब एलेक्स ने आंखों से रिचर्ड को कुछ इशारा किया। रिचर्ड एक पल के लिए चुप हो गया। निकोलस बहुत ही ज़्यादा दर्द में था और रिचर्ड को चुप देख उसने बोला, प्लीज़ रोको इस दरिंदे को। रिचर्ड ने कुछ नहीं बोला और मुंह फेर लिया। एलेक्स ने बंदूक निकाली और निकोलस की जांघ पर रख दी और चीखा, एक गोली कंधे के अंदर बोर हो जाएगी, एक जांघ में डाल दूं, कंपनी मिल जाएगी दोनों को। एलेक्स अपनी बेरेटा M1951 का ट्रिगर दबाने वाला था कि निकोलस चीखा, लीसा रॉस। रिचर्ड और एलेक्स दोनों ही सदमे में आ गए। रिचर्ड ने निकोलस को फिर उसके शर्ट के कॉलर से पकड़ा और थोड़ा ऊपर उठाते हुए बोला, कौन? लीसा रॉस? निकोलस दर्द में कराह रहा था। उसके शरीर से खून भी काफी बह गया था। वो बेहोश ही होने वाला था, परंतु वो फिर भी बोल उठा, सैम रॉस की बेटी। रिचर्ड और एलेक्स अत्यधिक आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। सैम रॉस की बेटी को रिचर्ड को मारने की सुपारी देने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? इधर निकोलस बेहोश हो गया था। रिचर्ड ने निकोलस की तरफ इशारा करते हुए बोला, एलेक्स, हमें इसे फौरन लंदन सिटी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। एलेक्स बोला, हाँ, इसका काफ़ी खून बह चुका है। एलेक्स और रिचर्ड ने बेहोश निकोलस को उठाया और एलेक्स की ब्रांड न्यू वॉक्सहॉल अस्त्रा में बैठाकर उसे लंदन सिटी हॉस्पिटल पहुंचा दिया। एलेक्स ने हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी थी और निकोलस को भर्ती करवा दिया था। अटेंडिंग डॉक्टर ने बोला, खून काफ़ी बह गया है और गोली भी कंधे को पूरी तरह से डैमेज कर चुकी थी, इसीलिए निकोलस को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। एलेक्स और रिचर्ड दोनों ही हॉस्पिटल से बाहर आ गए।
रिचर्ड बोला, तुम कुछ कांस्टेबल्स को बोल दो, वो यहाँ हॉस्पिटल की निगरानी कर लेंगे। एलेक्स बोला, क्या ज़रूरत है, ये तो भाड़े का गुंडा है और अभी इसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही है। अपने कांस्टेबल्स को वॉटसन को ढूंढने में लगाते हैं, 4-5 दिन बाद देख लेंगे इसका क्या करना है। रिचर्ड ने कुछ सोचा। उसे एलेक्स का ये विचार कुछ भाया नहीं, परंतु वो वॉटसन के बारे में सोचकर चुप हो गया। एलेक्स बोला, चलो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। रिचर्ड बोला, नहीं, पहले मुझे मरियाना के पास ले चलो। एलेक्स बोला, ठीक है। कुछ ही देर में एलेक्स रिचर्ड को लेकर साउथ लंदन आ गया और वो लोग एक बहुत ही छोटी सी गली में पहुंच गए। रिचर्ड बोला, ये कहाँ ले आए तुम मुझे इतनी सकड़ी गली में? एलेक्स बोला, मरियाना यहीं रहती है और उसका मकान इसी गली में है, परंतु हमें आगे का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ेगा। रिचर्ड ने देखा मरियाना जहाँ रहती थी वो एक बहुत ही सकड़ी गली थी और वहाँ का सामान्य क्राउड कुछ भिन्न लग रहा था। शक्ल से वो लोग ऐसे प्रतीत होते थे कि जैसे किसी लोकल गुंडे और बदमाशों की टोली हो। रिचर्ड को उस इलाके का पता था और वहाँ बहुत सारे असामाजिक तत्वों के होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। रिचर्ड को लगा कि अच्छा हुआ वो और एलेक्स सादा कपड़ों में हैं, वरना पुलिस की वर्दी देखकर ये लोग भड़क सकते थे। परंतु उन दो अनजान चेहरों को देखकर वो सब बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो गए। वहाँ कुछ सुगबुगाहट होने लगी। रिचर्ड को एहसास हुआ कि वो लोग एलेक्स और रिचर्ड को घेर कर मारने की कोशिश भी कर सकते थे। रिचर्ड ने बहुत ही गंभीर नज़र से एलेक्स को देखा। एलेक्स बोला, सर आप चिंता मत करो, हम जब मरियाना के घर के अंदर घुसेंगे तो इन लोगों का नज़रिया अपने आप बदल जाएगा। मरियाना यहाँ बहुत ही ज़्यादा सम्मानित है और उसकी गेस्ट को ये लोग छुएंगे भी नहीं, चाहे वो गेस्ट पुलिस वाले ही क्यों ना हो। रिचर्ड को थोड़ी सांस में सांस आई और वो एलेक्स के पीछे पीछे जल्दी से मरियाना के घर में घुस गया। मरियाना का घर फर्स्ट फ्लोर पर था और उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बहुत ही जर्जर था। एलेक्स ने दरवाज़ा खटखटाया और मरियाना ने खुद ही दरवाज़ा खोला। रिचर्ड ने पहली बार मरियाना को देखा। वो बहुत ही बूढ़ी औरत लग रही थी और ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि उसको ढंग से दिखता भी होगा। रिचर्ड ने मरियाना को नज़र भर के देखा और सोचा, ये एलेक्स क्या पागल है? इतनी बूढ़ी औरत जिसको दिखता भी ठीक से नहीं है, वो क्या ही स्केच बना पाएगी? रिचर्ड ने एलेक्स की तरफ देखा और एलेक्स बोला, सर आप मरियाना का कमाल देखना, वो ऐसे ही नहीं यहाँ की सबसे ज़्यादा सम्मानित औरत है, उसके हाथों में जादू है। रिचर्ड को कुछ विश्वास नहीं हुआ। एलेक्स ने मरियाना को देखते हुए कहा, हमें आपसे एक स्केच बनवाना है। मरियाना बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में बोली, ठीक है, 100 पाउंड ढीले कर दो। रिचर्ड चीखा, 100 पाउंड एक स्केच के? ये तो बहुत ही ज़्यादा है। एलेक्स ने रिचर्ड का हाथ धीरे से दबाया, परंतु तब तक तीर हाथ से निकल चुका था। मरियाना बोली, 110 पाउंड। रिचर्ड ने बोला, ये क्या बात हुई? मरियाना बोली, 120 पाउंड। एलेक्स बोला, मंजूर है। रिचर्ड हतप्रत रह गया। एलेक्स ने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि ये फीस ठीक है। रिचर्ड को अपने कंधे झुकाकर मानना ही पड़ा कि उसे ये स्केच 120 पाउंड देकर बनवाना पड़ेगा। मरियाना को एलेक्स ने 120 पाउंड दे दिए। रिचर्ड और एलेक्स दोनों का पूरा वॉलेट खाली हो चुका था। उनके पास अब बिल्कुल भी कैश नहीं बचा था। मरियाना बोली, कौन मुझे डिस्क्रिप्शन देगा? एलेक्स बोला, रिचर्ड सर। रिचर्ड बोला, परंतु तुम्हारा स्केच बोर्ड आदि कहाँ है? मरियाना बोली, तुम उन सब की चिंता मत करो। मरियाना एलेक्स और रिचर्ड को एक कमरे के अंदर ले गई, जहां उसने एक पलंग लगाया हुआ था और उसके ऊपर एक ब्रेन मैपिंग करने का सिटी स्कैन जैसा ही उपकरण लगा रखा था। उसके पास ही एक बड़ा कैनवस था और बहुत सारी भिन्न प्रकार की पेंसिल्स, ब्रशेस, ऑयल पेंट्स, एक्रेलिक आदि थे। कैनवस पर बहुत ही बड़ी कॉटन रैग की शीट लगी हुई थी। मरियाना अपनी सारी पेंटिंग्स कॉटन रैग पर ही करती थी। बाकी सब तो ठीक था,
परंतु ये पलंग और सीटी स्कैन करने जैसी मशीन का भेद कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिचर्ड को अचंभा हुआ कि ये क्या था। मरियाना बोली, रिचर्ड, तुम इस पलंग पर लेट जाओ और उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिसका तुम्हें स्केच बनवाना है। रिचर्ड बोला, मैं कुछ समझा नहीं। मरियाना तल्ख अंदाज में बोली, इसमें क्या समझ नहीं आया? इस पलंग पर लेटो और उस व्यक्ति के बारे में सोचो। रिचर्ड को मरियाना का तल्ख लिहाज पसंद नहीं आया, परंतु वो चुपचाप उस पलंग पर लेट गया। मरियाना ने तब रिचर्ड से पूछा, वो व्यक्ति लड़का है कि लड़की? रिचर्ड ने जवाब दिया, लड़की। मरियाना ने कहा, क्या उम्र होगी उस लड़की की? मरियाना ने ये बोला और कोई बटन दबा दिया, जिससे उस सिटी स्कैन जैसी मशीन ने एक अलग ही गैस छोड़ी। उससे रिचर्ड थोड़ा ट्रांस में चला गया और मरियाना ने प्रश्न पूछने जारी रखे। क्या हाइट थी लड़की की? कैसी आंखें थी? उसकी स्किन टोन कैसी थी? क्या पहना हुआ था? आदि। रिचर्ड धीरे धीरे उन प्रश्नों का उत्तर सही सही देने लगा। एलेक्स, जो दूर से देख रहा था कि मरियाना रिचर्ड से जो भी प्रश्न पूछ रही थी, उस हिसाब से एक कैनवस पर रफ स्केच भी बना रही थी। धीरे धीरे रिचर्ड से मरियाना प्रश्न पूछती गई और स्केच बनाती गई। एलेक्स का पूरा ध्यान मरियाना पर था और उन्होंने ये गौर ही नहीं किया कि वो सिटी स्कैन जैसा इंस्ट्रूमेंट गैस छोड़ने के साथ साथ रिचर्ड के हाव भाव के बारे में कुछ नोट भी कर रहा था और एक वायरलेस माइक्रोफोन के जरिए कुछ बातें मरियाना को उसके कान में लगे ईयरप्लग स्पीकर्स पर सीधे बता रहा था। मरियाना को मालूम पड़ रहा था कि रिचर्ड जब उस लड़की के बारे में सोच रहा था तो वो किन चीज़ों पर ज़्यादा गौर कर रहा था और क्या चीज़ें उसने अच्छे से नोट नहीं की थी। हालांकि धीरे धीरे मरियाना को सब मालूम पड़ चुका था। रिचर्ड जो सोच रहा था और जो भी रिचर्ड ने बताया, उस आधार पर एक सटीक आकृति बना दी थी। रिचर्ड भी उस लड़की को भुला नहीं था और उसने बिल्कुल सही सही और बारीक जानकारी मरियाना को दे दी थी। मरियाना ने जल्द ही अपना काम खत्म कर लिया था। वो बहुत ही ज़्यादा कुशल पेंटर थी और उसके बूढ़े हाथों ने धीरे धीरे परंतु सटीक स्ट्रोक्स लगाए और एक सुंदर लड़की की कलाकृति उस कॉटन रैग कैनवस पर उभर कर आने लगी। मरियाना ने तकरीबन 1 घंटे में उसी सुंदर लड़की को उस कैनवस पर जीवंत कर दिया था, जैसा रिचर्ड ने बताया था। एलेक्स ने देखा कि ऐसा लग रहा था कि उस लड़की की पेंटिंग इतनी सजीव थी कि वो लड़की अभी उस पेंटिंग से बाहर आकर बोल उठेगी। उसकी आंखें, होठ, उसका मस्तक, एक एक चेहरे की विशेषताएं सभी उन बूढ़ी उंगलियों ने बिल्कुल ही सटीक बना दिया था। मरियाना ने एक हेयर ड्रायर लिया और कैनवस के कॉटन रैक पर बनाए पेंट्स को ड्राई कर दिया। मरियाना ने फिर रिचर्ड को इशारा किया और रिचर्ड पलंग पर से उठकर मरियाना के पास आया। रिचर्ड का सर अभी थोड़ा भारी हो रखा था और उसे थोड़ा समय लगा, परंतु वो संभल गया। सब कुछ उसके सामने घूम रहा था, परंतु धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। मरियाना ने जो गैस छोड़ी थी उसका प्रभाव इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा, रिचर्ड को नहीं पता था। मरियाना बोली, ये मेथाम्फेटामाइन एक ऐसा मिश्रण है जो अलर्टनेस बढ़ा देता है और सामान्यतः इसका असर तब ज़्यादा अच्छा होता है जब मेरा क्लाइंट पूरी तरह कॉपरेट करता है। रिचर्ड को थोड़ा आश्चर्य हुआ। मेथाम्फेटामाइन जैसा ड्रग्स क्या आजकल इतना आसानी से लंदन में मिल जाता है कि मरियाना जैसे पेंटर भी उसे आसानी से प्रयोग में लाती हैं। रिचर्ड को समझ आ गया था कि इस ड्रग्स माफिया ने अपना जाल काफ़ी फैला लिया है। क्या मरियाना यहाँ की ड्रग सप्लायर है, तभी सब लोग उसकी इज्जत करते हैं? रिचर्ड के मन में अनेकों विचार आ रहे थे, परंतु उसने जैसे ही कॉटन रैग कैनवस पर नजर डाली, उसके सारे प्रश्न गायब हो गए। रिचर्ड की आंखें पलक झपकाना ही भूल गई। जो आकृति उसे उस कैनवस पर दिख रही थी वो हूबहू उस लड़की के जैसी ही थी जिसने वो रोजवुड का दरवाज़ा खोला था। रिचर्ड ने मरियाना का हाथ चूम लिया। रिचर्ड ने अनेकों स्केच आर्टिस्ट देखे, परंतु मरियाना जैसा कोई नहीं था। इतना सटीक चित्र, वो भी रंगों से भरा हुआ, जैसे किसी ने उस लड़की की कैमरे से फोटो ही खींच दी हो। रिचर्ड ने वो कॉटन रैग पेंटिंग, जो अब सूख चुकी थी, को एक स्क्रॉल के रूप में फोल्ड किया और मरियाना से बोला, थैंक्स, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है।
मुझे अब मेरे 120 पाउंड दुख नहीं रहे। मरियाना थोड़ी हंसी और बोली, कोई बात नहीं, एलेक्स को मैं बहुत समय से जानती हूँ और आशा करती हूँ कि तुमको इस पेंटिंग से कुछ मदद मिलेगी। एलेक्स और रिचर्ड दोनों ही मरियाना को बाय बोलकर और उस पेंटिंग को लेकर वहां से चले गए। एलेक्स ने रिचर्ड को उसके घर छोड़ दिया था। रिचर्ड अपने घर पर तकरीबन 24 घंटे से भी ज्यादा देर बाद आया था। वो पिछले दिन लंदन पोर्ट के लिए निकला था और ये सफर कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया था। लंदन पोर्ट से स्कॉटलैंड, फिर वापस आकर निकोलस को गिरफ्तार करके हॉस्पिटल से मरियाना के उस अड्डे से होते हुए रिचर्ड घर आया था। तब तक दोपहर के 3 बज चुके थे। रिचर्ड ने जोर से अपने घर की घंटी बजाई। रिचर्ड ने घर की घंटी एक बार फिर जोर से बजाई और मिसेस टेलर ने दरवाजा खोला। रिचर्ड ने उन्हें हाथ से इशारा करके हाय किया और बोला, एमिली कहाँ है? मिसेस टेलर बोली, वो कहीं बाहर गई है किसी काम से। रिचर्ड को थोड़ा अटपटा लगा कि मिसेस टेलर उसके घर पर अकेली थी। एमिली ने शायद मिसेस टेलर को उनके घर पर ही रहने के लिए बोल दिया था। रिचर्ड उस पेंटिंग को जो उसके हाथ में थी उसे सोफे के पास सेंटर टेबल पर रखकर अंदर अपने कमरे में चला गया। रिचर्ड ने अंदर से ही मिसेस टेलर को आवाज दी, मिसेस टेलर, मैं थोड़ा थक गया हूँ और सोने जा रहा हूँ। मिसेस टेलर उस समय किचन में थी और वो बोली, ठीक है मिस्टर कार्लसन, मैं सोफे पर बैठकर एमिली का इंतजार करती हूँ, आप आराम कर लो। रिचर्ड को पता ही नहीं चला कि कब वो अपने कमरे के बेड पर लेटते ही गहरी नींद में सो गया। रिचर्ड पिछले 24 घंटों में बहुत कम सोया था और उसे नींद की सख्त आवश्यकता थी। रिचर्ड को मालूम ही नहीं पड़ा और वो 2 घंटों तक सोता रहा और सपनों में उसे वो लड़की ही आ रही थी कि कैसे वो रिचर्ड को बोल रही थी कि उसमें दम है तो वो कातिल को पकड़े। और रिचर्ड ने सपनों में देखा कि कोई नकाब पोश अल्फा कॉम्बैट से वॉटसन पर लगातार गोलियां चला रहा था। रिचर्ड चीखा, नहीं, और उसकी नींद खुल गई। वो पसीने पसीने हो रखा था। रिचर्ड की चीख सुनकर मिसेस टेलर उसके कमरे के दरवाजे पर आ गई और उसका गेट खटखटाने लगी। मिसेस टेलर बोली, क्या आप ठीक हो मिस्टर कार्लसन? रिचर्ड बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। उसने दरवाज़ा खोल दिया। मिसेस टेलर रिचर्ड को देखकर बोली, आप तो बहुत घबराए हुए लग रहे हो। रिचर्ड बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, बस एक डरावना सपना देख लिया था। मिसेस टेलर बोली, आप नहा लो, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना देती हूँ। रिचर्ड ने बोला, ठीक है मिसेस टेलर, थैंक यू सो मच। रिचर्ड ने अपने कपड़े बदले और नहाने चला गया और मिसेस टेलर कॉफ़ी बनाकर सोफे पर रिचर्ड का इंतज़ार करने लगी। मिसेस टेलर की नज़र उस पेंटिंग पर पड़ी जो कि एक स्क्रॉल के रूप में मुड़ी हुई थी और उन्होंने उसे अनायास ही उठाकर खोल लिया। उन्होंने उस पेंटिंग वाली लड़की को देखा और उसे घूरने ही लग गई। तभी वहाँ रिचर्ड आ गया और बोला, क्या हुआ मिसेस टेलर, आप तो पेंटिंग में पूरी तरह से घुसी हुई हैं। इतनी पसंद आई आपको ये पेंटिंग? रिचर्ड अपने लिए बनी कॉफ़ी को धीरे धीरे पी रहा था। मिसेस टेलर ने बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बनाई थी। मिसेस टेलर बोली, ये लड़की कौन है? रिचर्ड को कुछ अजीब लगा। उसने उत्तर देने के बजाय मिसेस टेलर से ही प्रश्न किया, आप जानती हैं इस लड़की को? मिसेस टेलर बोली, हाँ। रिचर्ड बोला, कैसे जानती हैं आप? उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। ये तो उस लड़की की तस्वीर थी जिसने बंगला नंबर 9 का दरवाज़ा खोला था। मरियाना ने इतना अच्छा काम किया था कि इस पेंटिंग को मिसेस टेलर किसी और से कंफ्यूज भी नहीं कर सकती थी। रिचर्ड को थोड़ा आश्चर्य हो रहा था कि मिसेस टेलर क्या बोल रही थी। मिसेस टेलर बोली, पिछले कुछ दिनों से ये लड़की हमारे घर पर वॉटसन से मिलने आती रहती थी। यहाँ तक कि वॉटसन इसके साथ कई बार अकेले अपनी मोटर बाइक पर भी गया है। रिचर्ड के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बोला, क्या बोल रही हैं आप? मिसेस टेलर बोली, हाँ मैं सच बोल रही हूँ। मैंने कई बार पूछा भी था कि ये लड़की कौन है। तब वॉटसन ने बोला था कि उसके काम में मुझे दखल नहीं देना चाहिए। रिचर्ड को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसको वो कॉफ़ी का कप जो उसके हाथ में था अब बहुत ही भारी लग रहा था।
रिचर्ड ने कप को नीचे रखा और सोच में पड़ गया। क्या करना चाहिए उसे अब? रिचर्ड पूरी तरह से अचंभित हो गया। यदि वॉटसन उस लड़की को अच्छे से जानता था तो उसने तब कुछ क्यों नहीं बोला जब उस लड़की ने दरवाज़ा खोला था? उसके बाद भी वॉटसन ने कुछ नहीं बोला। ये क्या पहेली थी? रिचर्ड पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस पेचीदा केस ने अब और भी खतरनाक मोड़ ले लिया था। कुछ तो था जो रिचर्ड की पैनी निगाहों से बच रहा था। वो कुछ तो मिस कर रहा था, कुछ ऐसा जो उसको दिख तो रहा था परंतु समझ नहीं आ रहा था। वो रहस्यमय लड़की कौन थी? उसे वॉटसन जानता था और वॉटसन अब गायब था। उस जगह पर जहाँ से वॉटसन गायब हुआ था रिचर्ड ने कई घंटे बिताए थे। कोई भी ऐसा संकेत नहीं था जो किसी संघर्ष का इशारा कर रहा हो। इसका मतलब वॉटसन बिना किसी संघर्ष के खुद ही वहाँ से चला गया था। वो लड़की भी गायब हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। फोर्ब्स को भी लड़की ही फोन करके टिप दे रही थी। क्या ये वही लड़की थी? रिचर्ड के दिमाग में अनेकों सवाल घूम रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। रिचर्ड ने तुरंत ही अपने पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाया और बोला कि एलेक्स को मैसेज भेजो कि वो तुरंत मुझसे बात करे। थोड़ी ही देर में एलेक्स का फ़ोन आ गया। एलेक्स बोला, सर, आपने फ़ोन करने के लिए बोला था? रिचर्ड बोला, हाँ, मुझे कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक सूचना मिली है। एलेक्स बोला, सर, कौन सी सूचना मिली है? रिचर्ड बोला, हमने मरियाना से पेंटिंग बनवाई थी उस लड़की की जिससे मैं बंगला नंबर 9 में मिला था। एलेक्स बोला, हाँ। रिचर्ड बोला, जब मैं उसे घर लाया था तो मिसेस टेलर, वॉटसन की पत्नी, जो आजकल मेरे ही घर पर रह रही है, उन्होंने बताया कि उस लड़की को उन्होंने कई बार देखा है। एलेक्स बोला, क्या? उन्होंने कब देख लिया उस लड़की को? रिचर्ड बोला, उन्होंने बोला कि वॉटसन से मिलने वो लड़की कई बार उनके घर आई और कई बार वॉटसन उस लड़की को अपनी मोटर बाइक पर बैठाकर लेकर गया था। एलेक्स बोला, क्या? तो वॉटसन ने उस समय उस लड़की से बात क्यों नहीं की और आपको क्यों नहीं बताया जब वो परसों रात वहाँ बंगले पर था? रिचर्ड बोला, यही तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रिचर्ड बोला, क्या तुम जल्दी से मेरे घर आ सकते हो? मुझे लगता है डोमिनिक किर्क से मिलने का समय आ गया है। एलेक्स बोला, बिल्कुल सर, मैं आधे घंटे में आपके पास आ रहा हूँ। एलेक्स जल्द ही रिचर्ड के घर आ गया था। एलेक्स अपनी यूनिफॉर्म में था और रिचर्ड ने भी अपनी यूनिफॉर्म पहन ली थी। रिचर्ड ने मिसेस टेलर से बोला, आप आराम कीजिए और एमिली आए तो उसे बोलना मैं कुछ महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लंदन सेंट्रल जेल जा रहा हूँ। मिसेस टेलर को कुछ समझ नहीं आया परंतु उन्होंने हामी में सर हिला दिया। रिचर्ड को समझ नहीं आ रहा था कि मिसेस टेलर को घर पर अकेला छोड़कर एमिली ऐसा क्या काम करने चली गई थी। एलेक्स तेजी से अपनी वॉक्सहॉल अस्त्रा को सेंट्रल जेल की तरफ ले जा रहा था जब रिचर्ड ने उससे बोला, पहले क्रोयडॉन चलो, लैंड रजिस्ट्री ऑफिस। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आया। रजिस्ट्री ऑफिस? रिचर्ड ने बोला, हाँ, मुझे चेक करना है कि क्या बंगला नंबर 9 जॉनसन एलन के नाम पर ही रजिस्टर है। एलेक्स बोला, ठीक है, मैं ले चलता हूँ। जल्द ही एलेक्स और रिचर्ड दोनों ही रजिस्ट्रार ऑफ लैंड के ऑफिस पहुँच गए। थोड़ी ही देर में एलेक्स और रिचर्ड उस कमरे में मौजूद थे जहाँ से उन्हें बंगला नंबर 9 की जानकारी मिलनी थी। उनके सामने बैठा असिस्टेंट बंगला नंबर 9 की सारी जानकारी निकाल कर ले आया था। रिचर्ड ने गौर से सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली थी। रिचर्ड ने उस असिस्टेंट को बोला, तुम मुझे इस सूचना की एक कॉपी दे सकते हो? असिस्टेंट ने सर हिलाते हुए बोला, जी सर। असिस्टेंट वो बड़ा मोटा रजिस्टर लेकर चला गया और थोड़ी ही देर में वापस आ गया। उसके पास उस रजिस्टर में दर्ज सूचना की कॉपी थी। रिचर्ड बोला, क्या तुम इस पर स्टैंप लगाकर साइन करके दोगे? हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए इसे अपने रिकॉर्ड में फाइल करना होगा। असिस्टेंट बोला, जी बिल्कुल। उसने उस कॉपी को स्टैंप और साइन कर दिया। एलेक्स रिचर्ड से फुसफुसाते हुए बोला,
हमें इसकी ऑफिशियल कॉपी नहीं चाहिए। हमने पढ़ तो लिया कि जॉनसन एलन ही बंगला नंबर 9 का मालिक है। हमें इतना ही तो जानना था। रिचर्ड ने एलेक्स को जोर से बोला ताकि वो असिस्टेंट भी सुन सके। तुम ठीक कह रहे हो एलेक्स, हमें इसकी ऑफिशियल कॉपी चाहिए, खासकर उन स्पेशल नोट्स की जो इस रजिस्टर में होते हैं, जिससे उस प्रॉपर्टी के कोवेनेंट के बारे में मालूम पड़ता है कि उस प्रॉपर्टी के बारे में क्या खास जानकारियां हैं। एलेक्स को कुछ नहीं समझ आ रहा था। रिचर्ड कुछ बहुत ही अलग सा बिहेव कर रहा था। वो चुप ही रहा। थोड़ी देर में असिस्टेंट रजिस्टर एंट्री की कॉपी को साइन और स्टैम्प करके ले आया। रिचर्ड ने उससे बोला, थैंक यू सो मच। असिस्टेंट खुशी खुशी बोला, वेलकम सर। रिचर्ड उठकर जाने लगा और फिर असिस्टेंट को देखते हुए बोला, तुम्हें ये करने के कितने पैसे मिले? असिस्टेंट सकपका गया और बोला, सर मैं कुछ समझा नहीं। रिचर्ड तड़क आवाज में बोला, तुम समझे नहीं या समझना नहीं चाह रहे हो? असिस्टेंट घबरा गया, फिर थोड़ा संभल कर बोला, सर आप क्या कहना चाहते हैं? रिचर्ड गुस्से में बोला, यही कि तुम न सिर्फ सस्पेंड होंगे परंतु अब जेल भी जाओगी। तुमने फ्रॉड किया है। असिस्टेंट बहुत ज़्यादा घबरा गया और वहाँ से भागने लगा, परंतु उसे एलेक्स ने तुरंत ही पकड़ लिया। हालांकि एलेक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। असिस्टेंट ने रिचर्ड से बोला, सर मुझे माफ़ कर दीजिए। रिचर्ड चिल्लाया, बिल्कुल भी नहीं। एलेक्स, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बीच में बोला, सर क्या हुआ है? रिचर्ड ने वो कॉपी खोली जो वो असिस्टेंट साइन और स्टैम्प करके लेके आया था और उसने वो कॉपी एलेक्स को दिखाई। एलेक्स ने देखा, उस पर लिखा था रजिस्टर एक्सट्रैक्ट, प्रॉपर्टी का टाइटल नंबर HL34597, पता बंगला नंबर 9, नॉटिंग हिल एरिया, लंदन HU5 3HT, रजिस्टर ओनर मिस्टर जॉनसन एलन, अन्य अनुबंध, फर्स्ट नॉमिनी नन, सेकंड ओनर की जन्म तिथि 23 जून 1914, थर्ड परचेज करने की तारीख 2 जनवरी 1977, फोर्थ परचेज राशि 1,86,000 पौंड, फिफ्थ ओनर के विल के अनुसार ओनर की मृत्यु के बाद ये संपत्ति ओनर के किसी भी रिश्तेदार को नहीं मिलेगी, परंतु बंगले के केयरटेकर और जॉनसन एलन के कज़न भाई मिस्टर बोरिस एलन को मिल जाएगी। एलेक्स बोला, सर हमने यही तो पढ़ा था उस रजिस्टर में। रिचर्ड बोला, तो इससे तुम्हें क्या समझ आया? एलेक्स बोला कि जॉनसन एलन की मृत्यु के बाद उसके केयरटेकर बोरिस को ये मकान मिल जाएगा। रिचर्ड बोला, तो उससे क्या हुआ? एलेक्स बोला, बोरिस के पास भी जॉनसन एलन को मारने का कारण था। रिचर्ड बोला, और? एलेक्स बोला, तो हमें बोरिस को ढूंढना चाहिए, उसकी डिटेल्स निकलवानी चाहिए। रिचर्ड बोला, बिल्कुल ठीक। फिर रिचर्ड उस असिस्टेंट की तरफ मुड़ा। रिचर्ड के चेहरे पर अचानक से बहुत तेज गुस्से का भाव आ गया। रिचर्ड ने असिस्टेंट को गुस्से में देखा और बोला, मेन रजिस्टर लेकर आओ। एलेक्स, तुम इसके साथ जाओ और ज़रा भी होशियारी करे तो इसे गोली मार देना। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आया, परंतु वो उस असिस्टेंट को लेकर गया और मेन रजिस्टर लेकर आ गया। रिचर्ड ने असिस्टेंट को बोला, इस बंगला नंबर 9 की रजिस्ट्री का पन्ना खोलो। उस असिस्टेंट ने वैसे ही किया। रिचर्ड ने एलेक्स को बोला, तुम पढ़ो। एलेक्स ने पढ़ा, सब वैसा ही था जैसे कि कॉपी में था। तभी रिचर्ड ने उस रजिस्टर वाले पेज की आखिरी लाइन के ऊपर से एक ट्रांसपेरेंट टेप हटा दी। एलेक्स की आंखें फटी की फटी रह गई। उस ट्रांसपेरेंट टेप के नीचे एक छोटी सी पर्ची थी और वो पर्ची हाथ में लेने पर जो रजिस्टर के पेज पर वास्तव में लिखा था वो था, ओनर के विल के अनुसार ओनर की मृत्यु के बाद ये संपत्ति ओनर के किसी भी रिश्तेदार को नहीं मिलेगी, परंतु सरकार को चली जाएगी। एलेक्स ने बोला,
इस पर्ची पर ही लिख कर कि ये प्रॉपर्टी केयर टेकर बोरिस को चली जाएगी, ये असिस्टेंट हमें गुमराह कर रहा था। रिचर्ड बोला, हाँ, और अब मेरे पास सबूत भी है जो इसने पेपर साइन करके मुझे दिया है और रजिस्टर में कुछ और ही लिखा है। असिस्टेंट घबरा गया और बोला, सर, मुझे ऐसा करने के पैसे मिले थे, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। रिचर्ड गुस्से से बोला, तुम्हें किसने कहा ऐसा करने के लिए? असिस्टेंट बोला, सर, एक आदमी कुछ दिनों पहले बंगला नंबर 9 की टाइटल रजिस्ट्री चेक करने आया था। उसने मुझे पैसे दिए और उस टाइटल रजिस्ट्री की आखिरी लाइन पर एक दूसरी पर्ची रखकर इस कदर ट्रांसपेरेंट टेप चिपका दी कि कोई भी देखेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कोई टेम्परिंग हुई है। एलेक्स ने पूछा, कौन था वो व्यक्ति? असिस्टेंट बोला, सर, ये मैंने उससे पूछा ही नहीं। एलेक्स चीखा, तुम झूठ बोल रहे हो। असिस्टेंट बोला, नहीं सर, वो आदमी आया और मुझे बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि उसे ये टेप लगानी है बस। मुझे भी लगा कि यदि कोई बड़ी इंक्वायरी हुई तो मैं ये टेप हटा दूंगा। आपसे पहले भी लुइस करके एक सब इंस्पेक्टर आए थे और वो ये रजिस्ट्री चुपचाप देखकर चले गए। एलेक्स बोला, यही फ़र्क है लुइस में और रिचर्ड कार्लसन में। रिचर्ड बोला, उसका कुछ हुलिया बता सकते हो? असिस्टेंट बोला, सर, वो दिखने में लंदन शहर का नहीं दिख रहा था। उसका मध्यम कद था और आंखें नीली। वो सामान्य कद काठी का था, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। उसके सर पर एक हल्का सा निशान था, जैसे चाकू से कोई कट लगा हो। रिचर्ड को उस व्यक्ति के वर्णन से वो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड याद आ गया जिसने रिचर्ड को बंगला नंबर 9 में जाने से रोका था। रिचर्ड बोला, तुमको यदि वो आदमी दोबारा संपर्क करे तो हमें बता देना। अभी मैं ये कॉपी, रिचर्ड ने उस रजिस्ट्री की कॉपी को हिलाते हुए बोला जिस पर असिस्टेंट ने साइन किया था, मैं अपने पास ही रख रहा हूँ। रिचर्ड और एलेक्स वहाँ से निकल गए और वो असिस्टेंट अपने कर्मों पर रोता हुआ वहीं बैठा रह गया। रिचर्ड और एलेक्स चाहते तो उसे नौकरी से निकलवा सकते थे या पकड़वा भी सकते थे और उसका कैरियर ख़त्म हो जाता। उसकी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार थी और उसे इस नौकरी की आवश्यकता थी। रिचर्ड और एलेक्स वापस लंदन की सड़कों पर उस वॉक्सहॉल अस्तरा में हवा से बातें कर रहे थे। एलेक्स ने चुप्पी को तोड़ते हुए बोला, आपको कैसे पता चल गया कि वह एक ट्रांसपेरेंट टेप है और उसके हटाते ही उसके नीचे एक पर्ची होगी? जिसने भी ये काम किया था इतनी सफाई से किया था कि किसी को भी शक नहीं हो सकता था। रिचर्ड बोला, मुझे शक तब हुआ जब मैंने अपनी उंगली रखकर वहाँ पढ़ना शुरू किया। एलेक्स बोला, परंतु उस रजिस्ट्री के पन्ने पर तो ऐसा कोई उभार नहीं था जिससे कोई शक हो। रिचर्ड बोला, हाँ, परंतु वो असिस्टेंट बार बार असहज हो रहा था जब भी मैं उस लाइन पर उंगली रखकर पढ़ रहा था। एलेक्स बीच में बोला, बस इतना तो काफ़ी है रिचर्ड कार्लसन के लिए, मैं समझ गया। दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। रिचर्ड बोला, बस एक बात समझ नहीं आ रही कि किसी को पुलिस को इस प्रकार गुमराह करने से क्या मिलेगा। एलेक्स बोला, शायद वो आपको इस बोरिस के पीछे लगाना चाहता हो। रिचर्ड ने अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दिया और बोला, उन 2 लाशों का चेहरा बिगाड़ना, फोटो जलाना और अब ये, इससे कातिल ये चाहता था कि हम ये माने कि खून जॉनसन एलन की संपत्ति के लिए हुआ है जबकि ये खून ड्रग माफिया से कनेक्टेड है। एलेक्स बोला, मैं कुछ समझा नहीं। रिचर्ड बोला, मतलब साफ है एलेक्स, फोर्ब्स को उस लड़की ने टिप दी और हमें नमक रूपी ड्रग्स का पता चल गया। यदि वो नहीं होता तो हम इस खून का इन्वेस्टिगेशन कैसे कर रहे होते? एलेक्स बोला, हम बोरिस को पकड़ते और लाशों को चेक कर रहे होते। रिचर्ड बोला, बिल्कुल, हम कभी भी जॉनसन एलन को ड्रग माफिया से कनेक्ट नहीं करते। एलेक्स बोला, हाँ। रिचर्ड आगे बोला, परंतु उस लड़की की रहस्यमयी कॉल ने मुझे और वॉटसन को बंगला नंबर 9 पर बुला लिया और फिर वॉटसन गायब हो गया और फोर्ब्स को भी शायद उसी लड़की ने नमक रूपी ड्रग्स के बारे में जानकारी दी थी। एलेक्स बोला, बिल्कुल सही, उस रहस्यमयी कॉल ने इन शातिर खिलाड़ियों का खेल बिगाड़ दिया। रिचर्ड बोला, हाँ, बस समझ नहीं आ रहा तो ये
कि वो दूसरी लाश किसकी थी, कौन थी वो औरत। एलेक्स बोला, और ये भी कि वो लड़की वॉटसन को जानती थी, तो क्या वॉटसन इन सब में इन्वॉल्व है। रिचर्ड सोच में पड़ गया। क्या वॉटसन इन ड्रग्स माफिया के साथ मिला हुआ था। रिचर्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन दोनों को पता ही नहीं चला कि कब सेंट्रल जेल आ गया।